हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव पॉलिटी की सेकंड क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पुराने क्लास में हमने भारत का संवैधानिक विकास शुरू किया था और कंपनी पर किस प्रकार चार्टर एक्ट आया था वो हमने पढ़ लिया था। आज जो हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे इसका भारत के संवैधानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यहीं से कंपनी में ब्रिटिश सरकार का इंटरफेयर भी शुरू हो जाता है। आज जो हम चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट मतलब नियंत्रण, एक तरह से कंपनी पर नियंत्रण करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्रयास था। इसके पूर्व का कॉन्सेप्ट पहले समझना आवश्यक है कि यह एक्ट लाया क्यों गया, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ध्यान से सुनिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें कंपनी जीत जाती है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, कंपनी पुनः जीत जाती है। जो युद्ध वाले चैप्टर हैं इस और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन चूंकि इस युद्ध का संबंध रेगुलेटिंग एक्ट से है इसलिए इस युद्ध के बारे में संक्षेप में हम आपको जो बता रहे हैं उसको समझिए। 1764 में बक्सर युद्ध में कंपनी जीत जाती है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। ये उसका कर तो वसूल सकते हैं, उसका राजस्व तो वसूलते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की स्थानीय सरकार देखती है। होता क्या है इसके बाद जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो मनमाने ढंग से करप्शन में व्याप्त हो जाते हैं। सबसे उपहार और घूस दोनों लेना प्रारंभ कर देते हैं। इसी की रिपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट को पहुंचती है और उसमें ब्रिटेन में जब एक्ट आता है उसके पहले ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ पीएम रहते हैं। पीएम अपनी एक गुप्त समिति को भेजते हैं जो यहाँ से जांच करती है और पाती है कि कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण दीवानी प्राप्त होने के बाद भी उन्हें पैसों की कमी पड़ रही है, रुपयों की कमी पड़ रही है। तो लॉर्ड समिति एक एक्ट लेकर आते हैं जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट को नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति नियुक्त किया था और उसी के आधार पर ये समिति बनाई गई, इसीलिए इसको हम लॉर्ड नॉर्थ समिति कहते हैं। इसीलिए इसको हम लॉर्ड नॉर्थ एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट की मुख्य बातें हैं, कैसे आई एक्ट, क्यों आया एक्ट, इसके बारे में आपने जान लिया। अब इस एक्ट से जो संवैधानिक विकास होता है उसके बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि वही आपका टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट के आने से भारत के संवैधानिक विकास में किस तरह का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। यह एक्ट लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की जांच के आधार पर पारित हुई। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, तो इन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इन दोनों का एक ही आंसर होगा। अब क्या किया गया, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक तो था बंगाल, एक था मद्रास,
और एक था बम्बई। और पिछले उसमें आपने देखा था कि इसको इन तीनों प्रेसिडेंसियों को ये पावर था कि ये अलग अलग अपने विधि बना सकते थे। अब क्या कर दिया गया कि कुछ मामलों में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। फिर भी विधि बनाने की शक्ति उनके पास बनी रही। क्या मतलब हुआ इसका? सभी प्रेसिडेंसियों को एक प्रेसिडेंसी के अधीन कर देना, मतलब केंद्रीकृत शासन प्रणाली का प्रारंभ। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। साथ ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली एक परिषद बनाई गई। पहली बार इसमें कौन कौन सदस्य रखे गए थे? क्लेवरिंग, मार्शल, वेरवेल और फिलिप फ्रांसिस। और जो ये सदस्य बनाई गई वो क्या करती थी? ये परिषद क्या करती थी? कानून बनाती थी और उस पर निर्णय लेती थी। बाद में यही परिषद ही आधुनिक कार्यपालिका के विकास का कारण बनी। जैसे आज प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है कि वो तमाम विषयों पर अपने निर्णय लेती है, उसी प्रकार जो गवर्नर जनरल था और 4 सदस्य वाली टीम थी वो निर्णय लेती थी। यानी ये आधुनिक कार्यपालिका का विकास यहीं से प्रारंभ होता है। अब देखिए, बहुमत के आधार पर निर्णय होता था। 1 और 4 हैं तो ये 4 निर्णय लेते थे, लेकिन अगर जो ये कभी 2 और 2 के रेशियो में बराबर हो जाते थे तो गवर्नर जनरल को भी निर्णायक मत देने का अधिकार था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भारत में न्यायपालिका का उदय होता है। यानी हमने क्या देखा कि इस एक्ट के द्वारा केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, आधुनिक कार्यपालिका का विकास हुआ और साथ ही यहीं से न्यायपालिका का उदय भी होता है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और अगर जो पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1774। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर इलिजा एम्पे, और साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। अब देखिए, ब्रिटेन संसद ने कंपनी में हस्तक्षेप करके भारत में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में शासन से संबंधित ब्रिटेन की संसद द्वारा हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास किसे माना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को माना जाता है। फिर क्या हुआ? अब ब्रिटेन संसद ने कंपनी पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव, जो पहले भी होता था, 24 मेंबर पहले भी होते थे, लेकिन यहाँ पर 500 पाउंड के शेयर धारक होते थे, अब वो 1000 पाउंड के शेयर धारक करेंगे। यानी जो 1000 पाउंड लगाएगा कंपनी में, वही इस 24 सदस्यों का चुनाव करेगा। हालांकि ये उसी में से होते थे, जो शेयर धारक होते थे उसी में से होते थे, लेकिन इन 24 का चुनाव अब 1000 पाउंड का शेयर धारक ही कर सकेगा। पहले ये 500 पाउंड था। अब दूसरा नियम क्या लागू हुआ? इसमें से 1/4 लोग हर वर्ष रिटायर होंगे। पहले ये 1 वर्ष के लिए कार्यकाल था, लेकिन अब ये कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। मतलब 24 लोगों में से 1/4 6 लोग हर साल रिटायर हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको पता है, हमने अभी बताया कि ये जो एक्ट आया था वो भ्रष्टाचार और रिश्वत को लेकर आया था। तो उसमें एक और नियम आ गया कि कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं करेंगे और उपहार आदि नहीं लेंगे। यह आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है।
अब देखिए, इसमें न्यायपालिका भी आ गई है, साथ ही इसमें गवर्नर जनरल की एक परिषद भी आ गई है। तो अब क्या होता है, आगे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में, इसमें क्या होता है कि इसमें इन दोनों में टकराव होता है, क्योंकि न्यायपालिका है और वो 410 सदस्य वाली एक परिषद है, क्योंकि इसमें राजस्व के लिए कोई अलग से नियम कानून नहीं था। तो इन दोनों के टकराव को रोकने के लिए एक एक्ट आता है जिसे कहते हैं सेटलमेंट एक्ट 1781। अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर भी चर्चा करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके पहले के लेक्चर्स भी आपको पसंद आए होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी प्राप्त हो। वीडियो हम छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप आराम से पढ़ सकें। साथ ही नेटवर्क इशू इस समय चल रहा है जिसके कारण हम बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। जब बड़ी बड़ी टॉपिक आ जाएगी, यानी भारत का संवैधानिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, तो हम पूरे टॉपिक को एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपकी समझ में आना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।